व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इंद्रेशन। आज हम देखने वाले हैं डिबेट शो जिसके अंदर सुधांशु त्रिवेदी जी ने अर्थशास्त्री संजय सिंह को रेला। तो क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ डिबेट में बातचीत सामने आई है? देखो, मुझे पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन जो डिबेट होती है ना वो देखने में बड़ा तो मुझे हमेशा ही मजा आता है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप द डिबेट शो चैनल पे जाके ऐसे और वीडियो देख सकते हो। और सुधांशु त्रिवेदी सर के बारे में तो क्या ही बोलना, जो फैक्टफुल नॉलेज इनकी होती है ना पूरे तथ्यों के साथ, मजा आएगा। 1 2 3 लेट्स गो। इकोनॉमी सुधारने के लिए 1 to 5 संजय सिंह जी, आप अपनी तरफ से सुझाव बता दीजिए। ऐसे महंगाई कम होगी, 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे। हम सब ने पंचतंत्र में बगुला भगत की कहानी सुनी है। हम भगत हैं, ये बगुला भगत। आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो आने के बाद मौलवियों को तनख्वाह देना बंद करेंगे या नहीं? या लक्ष्मी जी मौलवियों जी के हाथ में जाएंगी? उस हंगर इंडेक्स में भारत से जस्ट पीछे अफगानिस्तान है। अरे बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे आगे। जिन देशों को हमने अनाज की खैरात बांटी वो हमसे आगे। ये कौन सा हंगर इंडेक्स है भाई? ये तो वो पार्टी है ना जिसने कहा मौलवियों की तनख्वाह डबल कर दी। और ये बताइए, पंडितों को, जैन श्रमणों को, बौद्ध भिक्षुओं को कितनी तनख्वाह देते हैं? बिल्कुल सही बात। ये वाला नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह के बीच में। दोस्तों डिबेट में संजय सिंह बोल रहे थे कि अगर आपको भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो जो भी जरूरत की चीजें हैं उन सबको फ्री कर दो, उससे अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने संजय सिंह के अंदर घुसे अर्थशास्त्री भूत को रेल कर दिया। डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर। अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। मुझे बताइए ना, ये भ्रम फैलाना नहीं है तो क्या है कि अगर हम फोटो लगा देंगे गणेश जी और लक्ष्मी जी की तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? ये भ्रम नहीं है। आप मुझे बताइए अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी इससे? मेरा पहला प्रश्न था आपसे सर, आपने उस पर कुछ जवाब ही नहीं दिया। आप घेरिए बीजेपी को, लेकिन मुझे बताइए ना इससे अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? इकोनॉमी सुधारने के लिए 1 to 5 संजय सिंह जी, आप अपनी तरफ से सुझाव बता दीजिए। केजरीवाल जी ने कहा कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, मुकाबले डॉलर ना गिरे, इसके लिए बताइए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा? रुपए के मुकाबले डॉलर ना गिरे, इसके लिए क्या करना होगा? महंगाई कम करनी होगी। इकोनॉमी जीडीपी कैसे? महंगाई कम करनी होगी, कैसे कम होगी? परचेजिंग पावर बढ़ानी होगी। कैसे? हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ आपको। सरकारी खजाने का क्या होगा उसके बाद ये बताना मुझे। सरकारी महंगाई ऐसे कम होगी कि जो आम आदमी की जिंदगी की चीजें हैं, उनके रोजमर्रा की जिंदगी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो या तो निःशुल्क या तो न्यूनतम दर पे आपको देनी होगी। ऐसे महंगाई कम होगी। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे। कोई सेंस है इस बात की? माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ फ्री। सब फ्री? कैसे नहीं होगी? तो फ्री क्या देने से इकोनॉमी ठीक हो करोड़ जाएगी? रुपए का कर्जा देने से अडानी को इकोनॉमी ठीक होगी? नहीं, जो अभी बोल रहे हैं यही चिट्ठी लिखी है ना कि सब फ्री कर दीजिए। संपत्तियों को बेचने से इकोनॉमी ठीक नहीं होगी संजय जी। 11 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों का राइट ऑफ किया। तो संजय जी ये चिट्ठी लिखी है ना, बैंकों से राइट ऑफ किया, उससे इकोनॉमी ठीक होगी। संजय जी तो चिट्ठी में ये लिखी है ना, करोड़ रुपए टीवी पे ये सब बोलते हैं और चिट्ठी में कह रहे हैं लिखेंगे लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा दीजिए। 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई। हंगर इंडेक्स में हम 107 नंबर पे पहुंच गए। इससे इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं। इस देश की परंपरा में हम सब ने पंचतंत्र में बगुला भगत की कहानी सुनी है। हम भगत हैं, ये बगुला भगत हैं। तो बगुला भगत जो है वो वास्तविक भगत को घाव नहीं दे सकता। यह बात सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब मैं अर्थव्यवस्था पे आता हूं। संजय जी प्रबुद्ध हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। ये जो अभी घटनाक्रम इंग्लैंड में हुआ, 45 दिन में लिज ट्रस को क्यों इस्तीफा देना पड़ा? आप ही की नीतियां थी ना, ब्याज दर घटा दो, उसके बाद उन्होंने कहा जी टैक्स कम कर दो, कुछ चीजों पे सब्सिडी और दे दो। ऐसी स्थिति 45 दिन में लगने लगी कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल बैठने जा रही है और इस कारण से इस्तीफा देना पड़ा। जनाब अगर आपको महंगाई और अर्थव्यवस्था की समस्या नजर आ रही है तो देखिए ब्रिटेन में क्या स्थिति है। 10.5% की है इस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन। पूरे यूरोप में देखिए क्या है। राहुल गांधी के ननिहाल इटली में देखिए क्या है। चाइना से लेके और श्रीलंका तक देखिए क्या है। इस बुरी स्थिति में भी जो आपने सीएमआई की बात कही, तो मैं बता देता हूं, कोई जाके चेक कर ले। हाँ, यह सत्य है कि फरवरी के महीने में सीएमआई ने डाटा दिया था कि बेरोजगारी की दर 8.4% थी, जो पिछले कुछ वर्षों में अधिक थी।
अब उसने सितंबर के महीने में बताया है कि उत्तरोत्तर बेहतरी होते हुए 6.4% बेरोजगारी की दर आ गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। यानी हम प्री कोविड एरा में आते चले जा रहे हैं। और इसलिए जो आप बात कहने का प्रयास करते हैं साहब, आईएमएफ ने कहा है कि भारत 6.4% की गति से ग्रोथ करेगा, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर है। चाइना 4.4% से ग्रोथ करेगा, यद्यपि हमसे 3 गुनी बड़ी इकोनॉमी है। जो इंग्लैंड और जर्मनी हमारे आसपास की इकोनॉमी है, वो भी हमसे पीछे ग्रोथ करेंगी। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि साहब ये बताइए, आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो आने के बाद मौलवियों को तनख्वाह देना बंद करेंगे या नहीं? या लक्ष्मी जी मौलवियों जी के हाथ में जाएंगे? उनकी तनख्वाह उनके लिए जो अजान लगाते हैं, बताइए, ऐसा कुछ कह रहे हैं या सरकार की तरफ से आप कहेंगे अब मैं धर्मनिरपेक्ष राज्य हूं, मौलवियों को तनख्वाह नहीं दूंगा? इसका जवाब दे दीजिए। मैं एक एक करके इनकी बातों का जवाब दूंगा। और जब सुधांशु जी जैसे पढ़े लिखे योग्य सांसद ऐसी बातें करते हैं जो तर्कों से और असलियत से परे हो, तो हंसी आती है। अच्छा, ठीक है। आप देश के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, रोजगार के लिए कर क्या रहे हैं ये नहीं बताते हैं। आप तुरंत जैसे ही आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, आप ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते। भाई, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं बताऊं हम 107 नंबर पे कैसे पहुंच गए, इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी, सीएमआई की रिपोर्ट जो कहती है कि हम 45 वर्षों में बेरोजगारी की सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं, इसका जवाब दीजिए ना। आप बताइए ना, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार हो गया, सिलेंडर, आटा, दाल, चावल सब आपने महंगा कर दिया। अब मैं जवाब दे दूं, आपने फोटो छापने से नहीं बदलेगा ना। अब आप हम पे आरोप लगा रहे हैं हम विदेश की बात करते हैं। अरे आप तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाते हैं, खलीज टाइम में छपवाते हैं। छपवाते शब्द बोला था, केजरीवाल जी के मुंह से निकल गया था कितना मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई छपवाना, और उसको लेकर आके यहां दिखाते हैं कि देखो न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसा छपा। और जहां तक हंगर इंडेक्स की बात है, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, उस हंगर इंडेक्स में भारत से जस्ट नीचे अफगानिस्तान है। अरे बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे आगे। जिन देशों को हमने अनाज की खैरात बांटी है, वो हमसे आगे। ये कौन सा हंगर इंडेक्स है भाई, जिस श्रीलंका में खाने के लाले पड़ गए, उनको हमने दिया, जहां के ऊपर दंगे हो गए खाने को लेकर। पता नहीं ये कौन सी इंडेक्स बताते हैं जो शायद 3000 लोगों का सैंपल सर्वे लेकर 130 से अधिक करोड़ लोगों के देश के बारे में ऐसा बता देते हैं कि हम अफगानिस्तान के बगल में थे। यदि ऐसी इंडेक्सों पे आप भरोसा करें, एक बात पूरा, जिन देशों को हमने खैरात में अनाज बांटा वो हमसे आगे थे, जहां अनाज को लेकर दंगे हो गए वो हमसे आगे थे। तो मुझे लगता है धन्य है वो इस तरह के इंडेक्स बनाने वाले, और उनसे ज्यादा धन्य है उन इंडेक्स पे आकर यहां पर हाथ हिलाने वाले लोग। और तो और बताऊं, ये तो वो पार्टी है ना जिसने कहा मौलवियों की तनख्वाह डबल कर दी। इन्होंने कहा वही लक्ष्मी गणेश जिनके नोटों पर बनाने की बात कर रहे हो, मौलवियों के नहीं। अंजना जी, मुअज्जिन यानी जो नमाज देते हैं लाउड स्पीकर पे, वैसे कोर्ट ने कहा हुआ लाउड स्पीकर पर नहीं देना चाहिए, मतलब मजे की बात है, टेक्निकली जिसको कोर्ट ने गैर कानूनी कह रखा है, उस काम के लिए भी इनको लगा कि वो तनख्वाह कम है, उससे बढ़ा के देना चाहिए। शायद 18 या 20 हजार रुपए मौलवियों की है और 8 या 10 हजार रुपए मुअज्जिन की है। गजब है भाई। छाप कहेंगे लक्ष्मी जी छापो और मौलवियों को तनख्वाह। और ये बताइए पंडितों को, जैन श्रमणों को, बौद्ध भिक्षुओं को कितनी तनख्वाह देते हैं? इसलिए जब आप ऐसा करते हैं तो मन में शक उत्पन्न होता है। रिलीजियस पॉलिटिक्स जब करते हो, ये वाली बात कर देना, करीना वो वाली बात की, जब आप ये तो मुझे थोड़ा वो लगा कि जैसे वो श्रीलंका वगैरह ये कैसे, ये हमारे से ऊपर नहीं, कुछ देश हमसे ऊपर, लेकिन और जहां पर कि हमने खाना ये सब चीज दी है। मैं बताता हूँ भैया सीधी सी बात, हमारे यहाँ पर क्या है कि हम लड़ लेंगे, सिलेंडर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, तो चलो हम एक ही चीज मैं बोलूंगा और उसके ऊपर आप लोग भी पढ़ सकते हैं और आप एग्री करेंगे तो थोड़ा बताना कि जैसे कांग्रेस की सरकार थी, है ना, 2014 से पहले एग्जाम्पल, तो जब कांग्रेस की सरकार थी, एग्जाम्पल मेरे को नहीं पता कितने का देता, फिर भी एक हेर फेर में बोलता हूँ 40-50 रुपए के आसपास होगा, जो कि आज लगभग 100 के आसपास है। 40 रुपए लीटर मान लो उस टाइम पे। उन्हीं कांग्रेस की, उन्हीं में जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की सरकार थी, तब वही तेल 10-12 रुपए लीटर भी होता होगा, 8-10 रुपए लीटर। उन्हीं की सरकारों में तो तेल 40 तक भी पहुंच गया, 10 से 40 तक पहुंच गया, 4 गुना हो गया। लेकिन अब 40-50 से सिर्फ 100 तक हुआ है, डबल ही हुआ है। जहां की लोगों को समझिए इन्फ्लेशन है वो, अगर इंडिया में महंगा है दूसरे देशों में भी महंगा है। जब तेल ही महंगा आएगा तो तेल महंगा बनेगा, सिलेंडर भी तभी उन्हीं चीजों से बनता है। ऐसा भी नहीं हो सकता ना, तुम 10 साल पहले
तनख्वाह सबको हाँ, उसी पोस्ट तुम की। 10 साल पहले अगर 10,000 पे काम कर रहे थे, आज भी मुझे एक बंदा बताया जो 10 साल बाद भी 10 पहले एक कंपनी में मैनेजर की तनख्वाह 15-20 हजार होती थी, आज उसी पोस्ट पे उसी मैनेजर की तनख्वाह 50-60 हजार होती है। छोटी से छोटी कंपनी में 40 हजार होती है। तनख्वाह सबको बढ़ानी है, लेकिन महंगाई बढ़ती है, सिलेंडर पे 100 रुपए बढ़ता है, 150 बढ़ता है, उसी तकलीफ। आदमी अगर देखो सच में ही वाकई में अगर महंगाई लगती है, नो डाउट मैं मानता हूं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए है, और सरकार कहीं उनके लिए करती है कि वो राशन मिलना थोड़ा सस्ते दाम पे। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, अगर हमें सिलेंडर 1000-1100 का महंगा लगता है और 100 रुपए का तेल भरवाना हमें बहुत ही महंगा लगता है, महंगा और बहुत महंगे में फर्क होता है, जिसका हम रोला मचा के इलेक्शन लड़ते हैं कि तेल महंगा, सिलेंडर महंगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर तेल और ये इतना ही महंगा लगता है तो सिनेमा हॉल में जाके 300 की टिकट मत देखा करो पिक्चर, और वो छोड़ो। और दूसरा क्या बोलते हैं, जिनको सबसे ज्यादा ही महंगा लगता है और सिलेंडर वाली बात आती है कि 100, 150, 200 रुपए बढ़ जाता है, तो मैं बताता हूं, तो फिर महीने में जो बर्गर पिज्जा खाते हैं ना हम, जो पिज्जा मतलब घर पे अगर आप बनाओ तो 30 रुपए में बन जाएगा, लेकिन वहां बाहर जाके खाना 150 का पिज्जा, वहां वो चीज महंगी नहीं लगती कि 20 की चीज जो घर में बन सकती है 30 की वो हम बाहर खा रहे हैं। बर्गर बन ला के टमाटर रख के मेयोनीज रख के घर में बना लो, बन का पैकेट 20 रुपए में आ जाएगा ना, दो 3 बर्गर बन जाएंगे उसमें, 50 रुपए में 3 बर्गर बन गए। लेकिन बाहर मैकडी में खाना है बर्गर जो कि 60 का 180। तो महंगाई ना एक मानसिकता भी है, और ये सोचना है कि अगर सबकी सैलरीज बढ़ रही हैं तो उस चीज में, और सिर्फ सिलेंडर वाली पॉलिटिक्स को छोड़ के हमें एक लीडर ऐसा भी लेना चाहिए जो देश को भी संभाले। और इकोनॉमिक की अगर बात कर जाए, जहां सारी अर्थव्यवस्था हिल गई थी अभी हाल ही में, डॉलर के मुकाबले हर जगह करेंसी गिरी, इंडिया की भी गिरी है, लेकिन वहां पर फॉरेन रिजर्व को बहुत बढ़िया तरीके से यूज करके गवर्नमेंट ने अपनी इन्फ्लेशन को फिर भी कंट्रोल किया है। जहां पर इंग्लैंड का देख लो, सरकारी नहीं टिक पा रही वहां पर, और जो सरकारें काम कर रही है कि और चीजें सस्ता करते हैं, और चीजें सस्ता कर देते हैं, फ्री में बांट देते हैं, अर्थव्यवस्था वहां की गिर जाती है। तो देश को भी लेकर चलना पड़ता है। हमें लगता है कि बस दाल चीनी जो सस्ती देते तो वही पॉलिटिक्स होती है, तो नहीं भैया, अगर देश को ही कोई खरीद लेगा बाहर से आके तो बस फिर हम गुलाम बनना है क्या हमें किसी का? थोड़ा सोच के चलना चाहिए, और थोड़ी हमें मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, ताकि लायक बने, काबिल बने। बाकी भैया देखो, पॉलिटिक्स ना समझदारी, दाल चीनी जो बेच के आपको पॉलिटिक्स में वोट डलवाए ना, बच के रहो उनसे। जो देश का भला करना चाहे तो थोड़ा सा ये सोच के चलना भैया। मैं तो ये कहूंगा, तुम्हें सब्जी टमाटर सस्ते, नो डाउट तेल ये चीजें महंगी होती जा रही है, लेकिन भैया फिर उसी हिसाब से ना इन जनरल पब्लिक की सैलरीज भी बढ़ी हैं। मेरे तो वही वाली बात है, दोबारा से कांग्रेस के टाइम पे अगर 40 का तेल था तो उन्हीं के जमाने में भी 10 का भी होता था। तो वैसे ही आज के टाइम पे जहां 40 का था तो वो 100 का भी हुआ है, क्योंकि वही चीज है, वही सारी चीजें बाहर भी महंगी हो रही हैं। तो बाहर महंगी हो रही है तो वो चीज इंपोर्ट भी करते थे। बाहर तेल मिल रहा है मान लो 70 रुपए लीटर एग्जाम्पल, तो इंडिया में आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, वैट लगाएगी, और वो 100 का हमें मिल रहा है। तो गवर्नमेंट 70 का लेके कांग्रेस वाले रेट पे कैसे देगी 40 का? थोड़ा सा हमें सोच के चलना चाहिए, थोड़ी सी यहाँ पर समझदारी वाली बात है। बाकी मैं भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता हूँ, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इन जनरल। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।